ये है पादप कार्यकीय या शरीर क्रियात्मकता, यानी पादप में किस तरह से कार्य होते हैं उसके विषय में। तो इसमें कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है। अब ये है मेल्विन कैल्विन। तो मेल्विन कैल्विन ने कार्बन की समस्थानिक 14 का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया था प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के पाथवे के प्रतिचित्रण करने के लिए। तो ये मेल्विन कैल्विन है, इनको प्रकाश संश्लेषण के पथ को दिखाने के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया था मेल्विन कैल्विन को। अब यहाँ देखते हैं पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही परिवहन कहलाता है, जिसे हम स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण कम दूरी का भी हो सकता है, अधिक दूरी का भी हो सकता है। कम दूरी के लिए प्रसरण व साइटोप्लाज्मिक धारा का उपयोग किया जाता है और इस सक्रिय परिवहन की मदद से भी हो सकता है। और जो लंबी दूरी के परिवहन है उनके लिए संवहनी तंत्र की आवश्यकता होती है। जाइलम के द्वारा होने वाला परिवहन पानी और खनिजों का होता है और यह एक दिशात्मक होता है। इसके अलावा कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक कैसे होता है? जब पौधे का कोई भाग जरा अवस्था को प्राप्त करता है तो उस क्षेत्र के पोषकों को वापस वृद्धि करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। इस तरह से जो कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक हो जाता है। अब हम देखते हैं पदार्थों के परिवहन के माध्यम या परिवहन के प्रकार या विधि कह सकते हैं इनको। तो 3 प्रकार की है। विसरण, सुसाध्य विसरण, तो इसको साधारण विसरण भी कहते हैं। दूसरा सुसाध्य विसरण और तीसरा सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय, निष्क्रिय और एक मध्य का है जिसको सुसाध्य कहते हैं। साधारण विसरण, तो जो साधारण विसरण होता है इसमें ये निष्क्रिय गति होती है पदार्थों की और कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक हो सकता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और इसमें सांद्रण प्रवणता की आवश्यकता होती है। और यह विसरण गैस तथा द्रव में दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, धीमी गति से होता है। और ठोस में तो विसरण बहुत ही कम दिखाई देता है, यानी न के बराबर होता है। पादप शरीर में गैसीय गति का अकेला माध्यम है विसरण, यानी गैस का परिवहन केवल विसरण विधि द्वारा ही होता है। अब विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता। विसरण की दर और सांद्रता की प्रवणता इनको अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप और दाब से प्रभावित होती है। यानी जो दोनों चीजें हैं वो झिल्ली, ताप और दाब, ये 3 चीज से प्रभावित होती है। अगर सुसाध्य विसरण, तो सुसाध्य विसरण ठीक उसी तरह से है जैसे साधारण विसरण है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलिश नहीं होते हैं, वो झिल्ली के आर पार नहीं हो पाते, अतः उनको आर पार करने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो इनको आर पार कराते हैं। तो उन प्रोटीनों की मदद से ये पदार्थ आर पार होते हैं। तो इस प्रकार के परिवहन को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। और लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्ली के माध्यम से तेजी से निकल जाते हैं और जो जलिश नहीं होते वो नहीं निकल पाते, अतः इनको झिल्ली से पार करने के लिए सुसाध्य विसरण की आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन के अणु उपलब्ध कराते हैं मार्ग। तो इसके लिए भी, सुसाध्य विसरण के लिए भी क्या है, सांद्रण प्रवणता की आवश्यकता होती है, अर्थात सांद्रता एक तरफ ज्यादा होनी चाहिए।
प्रोटीन के अणु तो सिर्फ क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो कोशिका की झिल्ली में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तो ये हो गया हमारा सुसाध्य मिश्रण। अब हम देखते हैं कि पोरिन। पोरिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया की भांति झिल्ली में पाई जाती है। वे बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी इसमें से निकल सके। तो पोरिन क्या है, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कोशिका झिल्ली में छेद बनाती है और इन छेद के माध्यम से प्रोटीन के अणु आसानी से निकल सकते हैं। अब इन प्रोटीन के अणुओं के द्वारा ही सुसाध्य विसरण होता है। तो बाह्यकोश की अणु परिवहन प्रोटीन पर बंध जाते हैं और फिर परिवहन प्रोटीन इस तरह से घूमती है कि इसका जो बाहर का सिरा है वो अंदर की तरफ चला जाता है प्रोटीन का, और अंदर का सिरा बाहर की तरफ चला जाता है। यानी इस तरह से ये घूमते हैं, राउंड मारते हैं, या फिर कैसे राउंड मारो, यानी घूमते हैं चक्कर की तरह। तो यहाँ से अणु जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये घूमता हुआ फिर इधर की तरफ आ जाता है, यानी कि पूरी प्रोटीन घूमती है तो इस तरह से यहाँ निकट जाता है। तो इसको हम सुसाध्य परिवहन कहते हैं। और जो छेद बनाती है ये पोरिन प्रोटीन बनाती है। अब हम जलमार्ग की बात करते हैं। यानी कोशिका में जलमार्ग होता है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जाता है। तो जो जलमार्ग है, यानी जो जलमार्ग के जो छेद है वो 8 तरह की विभिन्न पोरिन से बना होता है, यानी एक्वा पोरिन से बना होता है। तो जलमार्ग को बनाने के लिए कितनी प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पोरिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 8 तरह की प्रोटीन जलमार्ग को बनाती है और इन प्रोटीनों को एक्वा पोरिन कहते हैं। प्रोटीन का अणु घूमता है और बाहर के कणों को अंदर भेज देता है और अंदर के इनको बाहर भेज देता है। अब हम देखते हैं कि जो सुसाध्य विसरण है यह भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। और ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट ये जो विसरण है तो इनको हम बाद में बताएंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो सुसाध्य विसरण है ये भी 3 प्रकार का होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देती है जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं, यानी कि जब प्रोटीन से 2 अणु एक साथ जुड़ते हैं तभी जाकर के प्रोटीन का अणु घूमता है और परिवहन करता है। तो ऐसी स्थिति के कारण परिवहन 3 प्रकार का हो जाता है। सुसाध्य परिवहन कौन कौन सा होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और तीसरा है यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट में जुड़ने वाले दोनों अणु एक ही तरफ जुड़ते हैं और घूम करके एक ही दिशा में जाते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में जुड़ने वाले दोनों अणु विपरीत दिशा में जुड़ते हैं प्रोटीन के और जुड़ करके तब जाकर के प्रोटीन का अणु घूमता है और परिवहन होता है। और यूनिपोर्ट में जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार कर सकता है तब इसी विधि को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। यूनिपोर्ट में एक ही अणु जुड़ता है तो प्रोटीन का अणु घूम जाता है और इधर आ जाता है। एंटीपोर्ट में एक अणु इधर जुड़ेगा, एक अणु इधर जुड़ेगा, जब भी कैसे भी घूमे तो ये भाग उधर चला जाएगा और ये भाग इधर आ जाएगा और जो पदार्थ है वो मुक्त हो जाएगा। सिम्पोर्ट में क्या होता है कि जो दोनों पदार्थ एक ही तरफ जुड़ते हैं और जब ये घूमेगा तो दोनों पदार्थ एक साथ एक तरफ चल जाएंगे। तो जो सुसाध्य विसरण है वो 3 प्रकार का हो गया। और जो सुसाध्य विसरण है इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। जो सक्रिय परिवहन है इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है और इसका जो परिवहन है सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। सक्रिय परिवहन झिल्ली का प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, और जो झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन है दोनों प्रकार का ही परिवहन करती है। सक्रिय परिवहन भी करती है और निष्क्रिय परिवहन भी करती है। और ये झिल्ली की प्रोटीन है ये एक तरह के पंप का कार्य करती है
और इसको पंप का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि चाहे सांद्रता कम हो चाहे अधिक हो, सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। और ये प्रोटीन जो होते हैं वो निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तीनों परिवहन थे उनमें अंतर देखते हैं। तो जो साधारण विसरण होता है इसके लिए तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती इनमें से। सुसाध्य परिवहन के लिए हमें क्या कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उच्च वर्णात्मकता की आवश्यकता होती है यानी चयनात्मकता की आवश्यकता होती है। और परिवहन संतृप्त होना चाहिए यानी कि जो सांद्रण प्रवणता होनी चाहिए, परिवहन संतृप्त होना चाहिए। और सक्रिय परिवहन के लिए तो हमें सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उच्च वर्णात्मकता की आवश्यकता होती है, परिवहन संतृप्तता की आवश्यकता होती है और अपील की आवश्यकता होती है, यानी शिखरों परिवहन की आवश्यकता होती है और एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा कि तीनों में तो जो 5 प्रकार सक्रिय परिवहन के लिए 5 कंडीशंस होनी चाहिए और सुसाध्य परिवहन के लिए 3 कंडीशन होना आवश्यक है। और साधारण विसरण के लिए तो सांद्रण प्रवणता होनी चाहिए मुख्य रूप से। अब हम देखते हैं कि जब कोशिका झिल्ली उच्च वर्णात्मक होनी चाहिए तो उच्च वर्णात्मकता के लक्षण क्या होनी चाहिए कि कोशिका झिल्ली संतृप्त होनी चाहिए यानी गाढ़ी होनी चाहिए, अनचाहे पदार्थों को निकालने वाली नहीं होनी चाहिए, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया करने वाली हो तथा हार्मोनी नियंत्रण प्रदर्शित करती हो यानी हार्मोन का नियंत्रण होना चाहिए। तो 3 लक्षण होनी चाहिए कोशिका झिल्ली की उच्च वर्णात्मकता में। पहला संतृप्तता, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया और हार्मोन नियंत्रण। अब हम देखते हैं कि विसरण और सुसाध्य विसरण। तो विसरण हो चाहे सुसाध्य विसरण हो, इनके लिए प्रवणता की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। तो हमारा ये तीनों विधियां देख ली हमने परिवहन की।